नमस्कार मित्रों। आज सीधू ने सक में हमारे साथ लखनऊ से शरद प्रधान जी जुड़े हैं। शरद जी, आपका सीधू ने सक में स्वागत है। वैसे शरद जी का परिचय देना है तो बहुत लंबा परिचय होगा, मगर हम ये कहेंगे कि आप उत्तर प्रदेश से हैं। आप उत्तर प्रदेश के घटनाक्रम को कई दशकों से कवर करते हैं, बेबाक बात करते हैं और सत्य हिंदी पर आपकी वो बेबाक बात वाली वो एपिसोड देखने लायक रहते हैं। इसलिए हम तो हमारे दर्शकों को भी बताएंगे कि शरद जी को सुनना ये हमारे लिए भी एक सौभाग्य है। आज शरद जी जुड़े हैं हमारे साथ, इसलिए हम गौरववंत हैं। और आज जो बात करना है, हम भी आभारी हैं डॉक्टर हरि देसाई साहब के। हमारा बड़ा पुराना संबंध रहा है और बहुत खुशी है मुझे आपके साथ जुड़ करके। सर, आज हम आपको इसलिए निमंत्रित किए थे और आपने हमारा न्योता स्वीकार किया, इसके लिए आपके ऋणी हैं, क्योंकि अयोध्या के बारे में और मंदिरों के जो चढ़ावे की चोरी होती है उसके बारे में ये संघ परिवार अपना पल्ला झाड़ रहा है उस पर, क्योंकि आपके इंडेक्स स्टडी है वो सब की। इसलिए हमने सोचा कि हमारे दर्शकों को आप, यानी देश में और विदेश में जो हमारे दर्शक बसे हैं, जो कि गुजराती अधिकांश हैं, मगर हिंदी भली भांति जानते हैं और हिंदी चाव से सुनते भी है, क्योंकि हिंदी अपनी भाषा है। इसलिए हमने आपको निमंत्रण दिया और आपने हमारा न्योता स्वीकार किया, इसलिए हम आपके आभारी हैं। और आज सीधा हम मुद्दे पर आ जाएं तो अयोध्या में जो महाकांड हुआ है उसमें जिस प्रकार से कल बैठक हुई और जो महाचोर माने जाते थे उनको क्लीन चिट दिया गया, और उसके पहले भी बद्रीनाथ में भी तो कुछ सोना चोरी हुआ था। मेरे ख्याल से अब आगे का उड़ीसा में जगन्नाथ मंदिर का भी सोना का द्वार खोल दिया है। साउथ में भी सोना जहां पर रखा है वहां पर भी उनकी नजर गड़ाए हुए हैं। तो आप इस पर क्या कहेंगे, ये हम जानने के लिए बहुत उत्सुक हैं, हमारे दर्शक उत्सुक हैं। शरद जी। हरि भाई बड़ा अच्छा लग रहा है आपके यहाँ करके, आपके कार्यक्रम में आपके साथ बैठने पर। आपने बड़ा सही कहा कि ये जो कांड हुआ है, तुलसीदास जी ने जो रामचरितमानस लिखी उसमें 7 कांड हैं। वो कांड दूसरी तरीके का, मतलब वो तो दिखाया बाल कांड और खत्म होता है उत्तर कांड पे जाके। लेकिन ये नहीं सोचा था, उसमें एक अयोध्या कांड भी है, लेकिन वो अयोध्या कांड और आज के अयोध्या कांड में जमीन आसमान का फर्क है। तुलसीदास जी ने मेरे ख्याल सपने में भी नहीं सोचा होगा कि जिस तरह से उन्होंने प्रभु श्री राम को डिस्क्राइब किया और बताया, और आज जो हालत हो कर दी गई है, और उन लोगों के हाथों जो राम का नाम लेकर के इस देश में सत्ता में आए, राम का नाम लेकर के करोड़ों लोगों को फुसलाते रहे, बेवकूफ बनाते रहे, और अब राम के मंदिर से जब लूट हो रही है तो वो उन्होंने अपना पल्ला झाड़ने का तरीका ढूंढ लिया है और अपने लोगों को, अपने कौन है, राम नहीं है, अपने वो है जो राम के धन को चोरी करते हैं। चोरी क्या, मैं तो कहता हूं डकैती करते हैं। और ये किसी ने नहीं सोचा था कि नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री रहते हुए कभी ऐसी नौबत आएगी, क्योंकि हम ये मानते थे कि कितने भी नरेंद्र मोदी में कमियां हो, लेकिन नरेंद्र मोदी को हम लोग जब 2014 में आए थे तो हम लोग समझते थे कि वाकई में ये ईमानदार आदमी है। आपको ताज्जुब होगा सुन करके आज के डेट में, और लेकिन मुझे कहने में कोई वो नहीं, मैंने बहुत बड़ी जिंदगी में जो गलती करी थी वो नरेंद्र मोदी को वोट दिया, और ये सोच करके दिया था कि नहीं ये आदमी ईमानदार है, ठीक है, बहुत ज्यादा महत्वाकांक्षी है, लेकिन अगर फाइनली कुर्सी पे, जो अल्टीमेट कुर्सी है प्रधानमंत्री के, उस पर बैठ जाएंगे तो फिर ये एक स्टेट्समैन की तरह काम करेंगे और देश के लिए करेंगे। लेकिन अब मुझे लगता है इससे ज्यादा मैं बेवकूफ नहीं बन सकता था, और उसमें ये सोच करके जो सोचा था टोटल गलत निकला। वो केवल सत्ता, धन, और बाकी तो जो उनके चरित्र के बारे में जिस तरीके की बातें होती हैं वो तो अलग है। ये किसी ने नहीं सोचा था कि ऐसे निकलेंगे। और आज की डेट में जब आपने अयोध्या के इस लूट की बात करी, कोई सोच सकता था हरि भाई कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो उस पद तक पहुंचे और वहां पे बैठे हुए हैं और जगह जगह चुनाव जीत रहे हैं,
वो उसी प्रभु श्री राम की वजह से है। ये अहंकार तो हमें तब दिख गया था जब 2024 में जब प्राण प्रतिष्ठा हुई अयोध्या के मंदिर की, तो सारे शंकराचार्यों ने उसको अपोज किया था कि नहीं, ये अपशगुन है, ये ठीक नहीं है, अभी मंदिर अधूरा है, अधूरे मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा करना अच्छा नहीं मैसेज है, ठीक नहीं जाएगा। सही सही लेकिन बात। उन्होंने किसी की नहीं सुनी। उसमें देखा आपने, उस प्राण प्रतिष्ठा में सारे 21 कैमरे जो लगे थे वो सिर्फ एक ही आदमी को कवर करने के लिए, वो नरेंद्र मोदी। वो जजमान भी वही थे, भगवान भी वही थे, राजा भी वही थे, प्रजा भी, सब कुछ वही थे, और उन्हीं के ऊपर कैमरा चलता था और वो सारी चीजें उन्होंने कराई। बड़े बड़े प्रचंड पंडित अयोध्या के वो बैठे हुए थे, जो दीर्घा में जहां पब्लिक बैठती है, क्योंकि जो उनके मेन इनवाइटीज थे, बड़े बड़े उद्योगपति, बंबई के फिल्म स्टार, हीरोइंस, उन सबको प्राथमिकता दी गई थी। और आपको ताज्जुब होगा, पूजा करने के लिए अयोध्या का कोई पंडित नहीं बैठा लाया। अयोध्या में बड़े बड़े पंडित हैं, जी एक कोई मामूली पंडित बनारस से और एक कोई अनजान पंडित वहां मथुरा से बुलाया गया था, क्योंकि सब कुछ शो मोदी का था, इट वॉज इवेंट। और मोदी जी ने जब उससे पहले जो जगह जगह पोस्टर्स लगवाए थे और अखबारों में विज्ञापन दिए थे, तो मोदी जी राम को एक, मतलब 5 साल, 4-5 साल का एक बालक को उंगली से पकड़ करके ले जा रहे हैं, और उसमें लिखा रहता था, ये लाए हैं राम को। हमने हम तो उस उनको टाइम कई बार लाएंगे। कहा, हाँ कि हाँ, नहीं वो उसके आगे बार जोड़ा गया। ये जो डिस्क्रिप्शन कि मोदी कोई मामूली चीज नहीं है, मोदी तो भगवान राम को भी लेके आए हैं। हरी भाई, हम तो ये समझते थे कि भगवान राम हमको, आपको, मोदी जी को, सबको लाए और ले भी जाएंगे, हम ही लोगों को, यही भगवान राम ले जाएंगे। लेकिन मोदी जी ने एस्टैब्लिश कर दिया कि वो भगवान से बड़े हैं, वो लेके आए हैं। क्योंकि आप एक बात पे गौर कीजिएगा, लोग मिस कर जाते हैं इस बात को, अयोध्या का जो राम मंदिर है वो जन्मस्थल ही है, राम जन्मभूमि पे मंदिर। तो जी इसीलिए वहां पे जब से ये मंदिर बना था, बाबरी मस्जिद में वो मूर्ति पाई गई थी एक 1949 की 22 दिसंबर की रात, तब से वो मंदिर है। उसमें राम के जो जन्म के समय की जो मूर्ति है, इसलिए राम लला बोला जाता था। तो वो छोटे से राम हैं, वो जो कि गोदी में होते हैं। जी लेकिन मोदी जी ने तो पूरा उसका स्वरूप बदल दिया। मोदी जी ले आए 5 साल के बालक को, जिसको हम सबको कहा कि ये है राम, इस राम को हम लाए। और राम यही है। छोटी वाली जो मूर्ति थी, जो ओरिजिनल मूर्ति थी, वो आज लोगों को नहीं पता कहाँ है। शंकराचार्यों ने ओह इस पे बड़ा विरोध किया था, तो शुरू में वो मूर्ति रख दी गई थी कहीं पे मंदिर के परिसर में, लेकिन अब तो उसका भी नहीं पता है कहाँ है। और जो राम है, इस तरीके के राम उत्तर भारत में कहीं नहीं देखे गए, काले रंग के राम। जी। हमने तो सिर्फ गोरे राम देखे थे। लेकिन हमें अब तो मोदी है तो ताज्जुब हो रहा मुमकिन है, है वो हमें भी बालाजी की ताज्जुब हो रहा शक्ल, है। बालाजी जैसे बना दिए। उसका, उसके पीछे भी राजनीतिक कारण था, क्योंकि राम को ये साउथ। हमेशा इस्तेमाल करते रहे। साउथ में इलेक्शन होने वाला था, तमिलनाडु में, तो हाँ मोदी जी ने सोचा कि अगर हम बाला जी के जैसा राम बनाएंगे तो दक्षिण वाले लोग खुश हो जाएंगे। क्योंकि ये तो जो मानसिकता है वो ये है कि राम के नाम पे कैसे लोगों को बेवकूफ बना सकते हैं। तो उन्होंने ये सोचा था, हालांकि उसका परिणाम अच्छा नहीं हुआ। जब लोकसभा चुनाव हुए तो 30 सीटें कम हो गई उनकी, मोदी जी की पार्टी की। तो ये जो उन्होंने क्रिएट किया, इसीलिए लोग बोलते हैं कि ये तो वो राम है ही नहीं, ये तो मोदी के राम। तो मोदी को फिर लगता है कि अगर मेरे राम है तो मेरा अधिकार है कि उसमें के उन राम के नाम पे अगर पैसा मेरे लोग लिए जा रहे हैं तो ले जाने दो, मेरे राम है ना, वो हमारे आपके राम थोड़ी ना। तो ये इसीलिए मुझे लगता है, इसीलिए इस पूरी लूट को अंडर प्ले किया गया। जितने गोदी मीडिया चैनल्स हैं, उन्होंने तो खबरें घुमा फिरा के कैसे भी दिखाई। और मोदी जी ने अल्टीमेटली अपनी तो खामोशी रखी, वो और अमित शाह ने एक शब्द नहीं बोला आज इतने दिन हो चुके हैं। मतलब जी देश के सबसे महान मंदिर, जिसके लिए देश का इतिहास बदल गया, उस मंदिर में लूट हो जाए और प्रधानमंत्री खामोश रहे, गृह मंत्री खामोश रहे। वो वो इसलिए था उनका, मुझे लगता है, क्योंकि वो अपने पीछे से पूरा खेल करवा रहे थे। और कल जो हुआ, जो राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट का जो जी मीटिंग हुई,
उसमें वही हुआ जो हम लोगों ने बहुत दिन पहले सोचा था। मोदी जी ने अपने लोगों को बचा लिया। उन्होंने मोहन भागवत पे भी एक एहसान कर दिया कि चंपत राय, जो मोहन भागवत के भी करीब थे और मोदी जी के तो क्लोज थे ही, क्योंकि मोदी जी ने ही तो ट्रस्ट के सारे मेंबर्स बनाए थे, और बराबर। इनको बिल्कुल बिल्कुल हैंड पिक करके, हाथ से लेकर के वहां का महामंत्री बना दिया था। और चंपत राय का दिमाग इतना ज्यादा आसमान पे रहता था, वो अपने आप को वैसे भी बड़े एरोगेंट आदमी थे, हैं अभी भी, और वो अपने को समझते थे कि उनसे बड़ा तो भगवान कोई नहीं, जो सर चाहे सर वो। बीच में एक मैं बता दूं, संघ में एरोगेंस इनबिल्ट है ऐसा लग रहा है। हाँ, बिल्कुल आप ठीक कहते हैं, क्योंकि चंपत राय शुरू से हम इनको पहचानते थे उस समय से, जब ये अशोक सिंघल, जो कि विश्व हिंदू परिषद के सबसे बड़े नेता थे और राम जी जन्मभूमि आंदोलन में उनका बड़ा रोल रहा, उनका बस्ता लेके चलते थे ये, उनका बैग जी लेकर के पीछे पीछे चलते थे चंपत राय। हम तो इनको इस लायक ही नहीं समझते थे कि इनसे बात करें, क्योंकि ये बदतमीज बहुत थे, शुरू से जी। आदत थी, और बड़ा बड़ी शान से लोगों को। अभी एक वीडियो आया है कि मैं तो पत्रकारों को कूड़े की तरह ट्रीट करता हूं, ओ मैं तो उनको बोलता हूं नालायक। अभी कल ही एक वीडियो आया है कि मैंने तो उनके मुंह पे कहा कि तुम लोग नालायक हो, बेकार हो, तुम्हें कुछ नहीं आता। इसमें बड़ी शान की बात है उनके लिए कि वो पत्रकारों से ऐसे बात करते थे। कौन से लोग थे जो सुन लेते थे? हमने तो ऐसे लोगों की कभी सुनी नहीं। बहरहाल, तो उन्होंने, ये उस दिन से लग रहा था कि ये सारा खेल चंपत राय को बचाने का है, और ये उस दिन बात और सिद्ध हो गई जब प्रधानमंत्री के पूर्व प्रमुख सचिव नृपेंद्र मिश्रा, जो यूपी कैडर के आईएएस ऑफिसर रहे हैं 1967 बैच के, उनको प्रधानमंत्री ने अपने यहाँ नियुक्त किया था प्रमुख सचिव, और इस मंदिर के ट्रस्ट में भी उनको रखा, और मंदिर का जो कंस्ट्रक्शन कमेटी थी, जो पूरा खरबों रुपए का जो वो बना है, जो बिल्डिंग बनी है, उसके वो चेयरमैन थे। शुरू में जब उनसे पूछा गया, क्योंकि वो बहुत आते रहते थे अयोध्या, तो उन्होंने पल्ला झाड़ लिया। उन्होंने कहा नहीं, मुझसे क्या मतलब है, मैं तो निर्माण समिति का अध्यक्ष हूं, मुझे मंदिर के ट्रस्ट से क्या मतलब, मुझे क्या पता कौन सी चोरी हुई। आप ओ सोचिए, इतने बड़े पद पे जो आदमी बैठा हो, वो ये कह दे कि मैं तो सीधे देख रहा था, दाएं बाएं चोरी हो रही थी, मैं क्या करूं, मेरे तो आंख से दिखता ही नहीं है दाएं बाएं। ये सर, उनका कहना था। ये नृपेंद्र मिश्रा वही आदमी जिसने कार सेवकों पर गोली चलाने का आदेश दिया था मुलायम हाँ सिंह जी, के हाँ जी, वक्त में। ये मुलायम सिंह के प्रमुख सचिव थे, मुलायम सिंह के हाँ चीफ मिनिस्टर थे उनके। ये मुलायम सिंह के भी करीब थे, कल्याण सिंह के भी करीब थे, और बाद में मोदी के करीब हो गए। और आपको सुन के और ताज्जुब होगा कि मोदी के दरबार में इनको जगह दिलाने वाला और कोई नहीं, एक पत्रकार था, ओ जो इसके बारे में बड़ी कंट्रोवर्सी है, और बहुत ही भ्रष्ट माना जाता है उन्हें। देश भर का मेरा ख्याल उससे ज्यादा भ्रष्ट पत्रकार शायद ही कोई हो, बहुत ओ दौलतमंद है। जी और उन्होंने, अब अगर कोई, मैं तो नृपेंद्र मिश्रा को बड़ा ईमानदार और अच्छा अधिकारी समझता था, यही मैंने जी शुरू में यही देखा, सन 80 की बात है, 80 85 में। लेकिन उसके बाद जिस तरीके से जिनका आचरण रहा, कि पहली चीज तो एक भ्रष्ट पत्रकार की आप मदद लें नौकरी के लिए, दूसरा ये कि जब भी कोई मामला सीरियस सामने आए गलत, तो कह दे कि भाई मुझे तो पता नहीं कुछ। ओ अब आप, ये जो आदमी कंस्ट्रक्शन कमेटी का चेयरमैन रहा हो और मंदिर ट्रस्ट का मेंबर रहा हो, उस वो अगर पहली बार जब उन्होंने एडमिट, जब 2 दिन के बाद, पहले कह दिया उन्होंने मुझसे मतलब नहीं, फिर 2 दिन के बाद उनको शायद ऊपर से कुछ आदेश मिले होंगे, मोदी के यहां से या अमित शाह के यहां से, उन्होंने कहा आई कैन वाउच फॉर, ये उनके शब्द हैं, आई कैन वाउच फॉर चंपत राय, नॉट एनीबडी एल्स। मतलब ओ उनको इंटीग्रिटी का, ईमानदारी का सर्टिफिकेट दे दिया उन्होंने, ब्लैंक ब्लैंक सर्टिफिकेट। इतना, जब ये प्रक्रिया शुरू हुई, हमने कहा देखो ये साबित कर रहा है कि मोदी क्या चाहते हैं। अगर मोदी का हम्म सबसे क्लोज आदमी पहले ही कह दे रहा है, अभी जांच चल रही है, अभी इंटरिम रिपोर्ट नहीं आई है, और कह देता है कि हम, उनको तो हम गारंटी ले सकते हैं उनकी, और किसी की नहीं ले सकते, तो इससे साफ हो गया था कि चोरी हुई, डकैती हुई, लेकिन डाकू कोई नहीं है। ये मोदी में, मोदी है तो मुमकिन है, और कहीं नहीं हो सकता ये। आप सोचिए,
आप सोचिए इतनी बड़ी डकैती हो और आप कह दें कि साहब कोई डाकू है ही। आप कौन है डाकू? वो जो छोटा मोटा नौकर, बाबू, चपरासी, ड्राइवर, वो जो 8 लोग करे गए हैं, उनमें सारे ऐसे व्यक्ति हैं। और खाली चंपत राय ही नहीं, अनिल मिश्रा जिसके बारे में भ्रष्ट होने के बहुत सारे सबूत ऑलरेडी हैं। जब मंदिर बनने से पहले जो जमीन खरीदी जा रही थी, उसमें जी अनिल मिश्रा इन्वॉल्व। अयोध्या का उस टाइम का एक मेयर था उपाध्याय, वो इन्वॉल्व। सबके कागजात पेश करे गए थे। 2022 में आप आम आदमी पार्टी के एमपी संजय सिंह ने ये संजय सिंह, सारे हाँ। डॉक्यूमेंट्स रखे थे और मांग करी थी कि जांच करनी चाहिए कि एक जमीन, आज सवेरे यही यही पूरा गैंग था, इन्होंने खरीदी 2 करोड़ की और शाम को 18 करोड़ की बेच दी ट्रस्ट को। यानी कि ओह, रामचंद्र जी के पैसे में लूट मारी आपने खुल के। कि जो जमीन अगर 2 करोड़ की थी तो रात शाम तक 18 करोड़ की कैसे हो जाएगी? तो ये घोटाला चल रहा था और इसको भी नृपेंद्र मिश्रा ने नहीं देखा। बेचारे कितने इनोसेंट हैं। और वाह, मोदी जी उससे इनोसेंट हैं कि मोदी जी ने ऐसे लोगों को संरक्षण दिया, ऐसे लोगों को अपॉइंट किया। तो जब अपॉइंट कर दिया तो अब तो भाई दिखाना है कि सही है, सब कुछ सही है। तो चंपत राय को ये एश्योरेंस दे दिया गया। अच्छा, मोहन भागवत भी चाहते थे, क्योंकि वो संघ का आदमी है, कि इसके ऊपर आंच नहीं आनी चाहिए, नहीं तो पूरे संघ पर हो जाएगा कि संघ के लोग कितने बेईमान होते हैं कि राम को भी नहीं छोड़ते हैं। एक तरफ आप हिंदुत्व की बात करते हैं, हिंदू धर्म की बात करते हैं, रामचंद्र जी की बात करते हैं, और फिर उन्हीं के नाम पे अगर लूट करते हैं, तो ये कौन सा हिंदू धर्म है? सर ये होसबले ने निवेदन किया कि जो लोग ये सवाल उठाते हैं वो एंटी नेशनल है। यानी हम मान लीजिए कि चोरी का मामला उठाते हैं तो हम सब एंटी तो हम नेशनल हो गए इंटरनेशनल आरएसएस हो गए। की दृष्टि से। होसबले के बारे में भी इसमें एक बड़ा खेल हुआ है। आप देखिए, जो 2-3 लोग थे जो मुख्य प्लेयर्स थे इस चोरी में, जिनके बारे में माना जाता है, चंपत राय, अनिल मिश्रा और गोपाल राव। गोपाल राव कर्नाटक से आते, सारे टाइम ये सब कुछ वहां पे होता था उनके देख रेख में। और इस कल वाले में चंपत गोपाल राव का नाम ही नहीं आया। खबरें इस तरीके की बहुत आपने देखी होंगी, चैनल्स में भी आई, यूट्यूब में भी आई, कि एक व्यक्ति ऐसा था इस मंदिर ट्रस्ट में जो कि 50 बार अयोध्या से बैग्स लेकर के ट्रेन से जाता था और तो 50 बार फ्लाइट से लौटता था। बैंगलोर जाता था और फिर फ्लाइट से लौटता था, फिर बैग लेकर के जाता था ट्रेन से। अब अगर होसबले साहब के वो करीब होगा तो बेचारा कैसे बच सकता है? तो अब तो ये हालत हो गई है। मैं सच्ची बताऊं आपको, मैं सोचता था कि मुझे आरएसएस की विचारधारा से कोई लगाव नहीं है, लेकिन मैं ये सोचता था कि कहीं ना कहीं ये लोग साफ सुथरे होते होंगे। जब हिंदुत्व की बात करते हैं, कम से कम ईमानदार तो होंगे। लेकिन अब तो सब सामने आ गया है, चाहे मोहन और भागवत, होसबले। दूसरी बात शायद आप जो बता रहे थे कहीं कि ये पूरा खेल जो है, चोरी का जो कांड है, उसमें अखिलेश यादव को भी शरीक करने की कोशिश ये लोग कर रहे हैं। अभी देखिए ये नया खेल, वो तो बिल्कुल शुरू में तो मुझे हंसी आ रही थी, बाद में मुझे लगा कि यार ये लोग तो पूरा मिलके कैंपेन चला रहे हैं। आप सोचिए इनकी मानसिकता। जब ये मामला देखा कि अब तो पानी सर के ऊपर चला गया और सब पूरे देश में इस बात की चर्चा हो गई कि राम जन्मभूमि के मंदिर के लिए जो रक्षक थे वही भक्षक हो गए, तो राइट, इन्होंने एक नया खेल शुरू किया। क्योंकि चंपत राय का ड्राइवर टिन्नू यादव, जो पैसा कैरी करता था वहां से, जो पूरा जो सुबह रोज गिनती होती थी, वो गाड़ी से लेके जाता था पहुंचाने, और बताते हैं कि उसमें से जितने उसने उसको रखने होते थे वहां रख लेता था, बाकी जमा कर देता था। और ये बात जानकारी ये टिन्नू यादव अपने स्तर पे तो नहीं कर सकता, बगैर चंपत राय के नॉलेज के कैसे हो सकता है? लेकिन इन्होंने क्या किया, आरएसएस वालों ने शुरू कर दिया 2 दिन पहले से कि टिन्नू यादव का संबंध अखिलेश यादव से है, क्योंकि यादव है दोनों। क्या आप मान सकते हैं, एक तरफ तो भाजपा वाले कहते हैं कि यादव सब अखिलेश के साथ नहीं है, बहुत से यादव हमारे साथ हैं। तो उनके संगी यादव अगर अखिलेश की सुनते हैं
तो ये तो उनकी बड़ी बड़ी शर्म की बात है। और या केवल या ये इतनी गंदी मानसिकता है कि इन्होंने देखा 2 यादव हैं तो जोड़ दो। और फिर एक नेता उनके बोले कि टिन्नू यादव की अखिलेश यादव से पिछले साल 2 साल में 980 बार बात हुई है। उन्होंने कॉल उन्होंने रिकॉर्ड गिना दिखाया। भी। उन्होंने ये कॉल मोदी रिकॉर्ड ने दिखाया गालियां गिनी थी, आपको मालूम होगा, कर्नाटक के चुनाव में। कर्नाटक के चुनाव में। हाँ, हाँ। उसी प्रकार ये तो गिनते रहते उसी हैं, प्रकार ये गिनते कुछ रहते भी हैं। ठोकते रहते हैं। और हरि भाई आप सोचिए, ऐसा लगता है अगर 980 बार अखिलेश यादव बात कर सकते हैं तो 980 बार तो अखिलेश यादव ने अपने पिताजी से बात नहीं करी होगी। अखिलेश वही यादव, तो। ऐसा लगता है जैसे अखिलेश यादव के पास और कोई काम नहीं है, वो टिन्नू यादव का फोन का इंतजार करते हैं और वो उसके कहने पर उन्होंने ट्वीट करते हैं कि देखो चोरी हो रही है। मतलब टिन्नू यादव का स्टेचर इतना बढ़ गया क्योंकि वो यादव है। तो फिर तो देश में बहुत सारे यादव है बरोबर। जिनका खाली सब काम है अखिलेश यादव को बताना। भाई इतना मुझे इतनी हंसी आई देख के ये सुन करके। फिर देखा ये तो सीरियस कैंपेन चल रहा है। अखिलेश यादव को ये पूरी कहानी को नया, उसके पीछे बाद में मकसद मुझे समझ में आया। सारी जगह चर्चा हो रही है आरएसएस वाले लूट रहे हैं। अब अगर इसमें बीच में अखिलेश यादव वाला नाम छोड़ दो, झूठ टोटल 100% झूठ करके, तो क्या होगा कि सारे लोग समाजवादी पार्टी के लग जाएंगे बताने में कि ये झूठ है, ये झूठ है, ये झूठ है। तो क्या हुआ, जो फोकस हट गया। भाजपा और आरएसएस इसमें बहुत माहिर है कि किस तरह अटेंशन लोगों का डाइवर्ट करे। तो उन्होंने कहा ऐसा लगा दो, इनको फिट कर दो कि ये सारे टाइम यही बताते रहे कि अखिलेश यादव का कोई लेना देना नहीं है, और जितना वो बोलेंगे उतना ही शक होगा। तो आप देखिए राम के धन को चोरी करके ये क्या क्या करते हैं। मतलब एक झूठ बोलने के बाद फिर कितना झूठ बोलना पड़ता है। तो इनको कहां से श्रद्धा हो सकती है, ये बताइए मुझे। राम के लिए कैसे श्रद्धा हो सकती है ऐसे लोगों को जिस नाम से नहीं, यानी बेवकूफ बनाते हैं। जिस प्रकार से दुनिया भर में ये लोग बदनाम हो गए हाँ, और जिस झूठ के पुलंदे छोड़ते जा रहे हैं, जिस प्रकार से वो और विपक्ष को बदनाम कर रहे हैं, और विपक्ष भी मेरे ख्याल से एकजुट होकर ये मसला क्यों नहीं उठा रहा है एक एक साथ, मुझे ये सवाल भी होता है। मुझे हाँ, ये बिल्कुल सवाल उठता है, मेरे दिमाग में भी आ रहा था। और ये जो मैंने जो पता किया उसमें ये लग रहा है कि विपक्ष को बार बार इस बात का डर लगता है कि अगर ये ज्यादा उठाएंगे तो जो ये और भाजपा वाले इसीलिए बोलते हैं बार बार कि जो भी उठाएगा वो द्रोही है, देशद्रोही है, हिंदू राम द्रोही है, देशद्रोही है। हिंदू हाँ। द्रोही है। तो इस डर से, जबकि जबकि मुझे लगता है कि अगर आप अंदर से पक्के हैं और आप वाकई में आप ये बीजेपी की तरह से नहीं है कि दिखावा है, तो आपको डरने की क्या जरूरत है। Absolutely. अखिलेश यादव को या किसी भी ऑपोजिशन लीडर को इस टाइम ये नहीं सोचना था। इनको तो ये इसमें लगे रहना चाहिए कि भाजपा कितना झूठ बोलती है और संघ की विचारधारा में झूठ के अतिरिक्त और कुछ भाई नहीं। ये इनको खुल के बोलना चाहिए। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। और इससे क्या हो, इससे लगता है कि ये लोग अंदर अंदर इनको डर लगता है कि भाजपा इनको, अच्छा भाजपा का कैंपेन ऐसे चलता है झूठ का और साथ में गोदी मीडिया बैठ जाता है, तो वो इतना झूठ बोलते हैं, इतना झूठ बोलते हैं कि वो सबको लगने लगता है अरे यही सच है। जैसे जैसे डीएमके के साथ भाजपा का गठबंधन था, तब हाँ, उनको डीएमके सनातन विरोधी नहीं लग रहा था। नहीं लग रहा था। मगर हाँ, जब जब स्टालिन ने भाजपा के साथ समझौता करने से इनकार कर दिया क्या कर, और उसके तो वो बेटे आगे ने वही दोहराया जो पहले दोहराते थे, तब वो सनातन विरोधी हो गए। सनातन विरोधी हो गए। हाँ, यानी ये भी अजीब है इनके कारनामे। बिल्कुल। इनका सनातन धर्म में भी कोई, इनका कोई इंटरेस्ट नहीं है। इनका इंटरेस्ट सत्ता और पैसे में है। सीधी और बात अभी है। तक जो हम मानते थे कि भाई मोदी जी पैसे वैसे से बहुत ऊपर है, अब तो ये भी दिमाग से निकल गया। क्योंकि ये मानना कि मोदी जी के का उद्देश्य इस पूरे कारनामे में केवल इतना दिखता था कि मेरे आदमी कोई फंसने नहीं चाहिए। तो इसीलिए जितने छोटे छोटे, आप सोचिए, क्या आप मान सकते हैं कि एक ड्राइवर, एक बाबू, एक चपरासी, ये लोग मिल करके इतनी बड़ी लूट कर सकते हैं और करते जा रहे हैं महीनों तक। क्या ये पॉसिबल है कि नहीं और नहीं। इसमें मोदी जी जिनकी नजर ऐसी तेज रहती है, वो देखते रहते हैं सारी दुनिया को, विश्व गुरु हैं, उनको पता नहीं है कि मन नाक के नीचे लूट हो रही है। ये कैसे सोच लेते हैं, इतना ओवर कॉन्फिडेंस कहां से आ जाता है। आपने तो उनको सही बहुत सही। देखा है, आपने तो गुजरात में उनको बहुत देखा है। नहीं, उनके
उनके दिखाने के और चबाने के और ही हैं, वही है। हाँ। मगर मेरा अंतिम सवाल सर आपसे ये है, क्या आपको लग रहा है कि ये राजनीतिक मसला बनेगा चुनाव के वक्त में उत्तर प्रदेश में? देखिए, मसला तो ऑलरेडी ये बन चुका है। अब सब देखना ये है कि समय के साथ विपक्ष इस पे कितना दृढ़ होकर के, पूरे जुट करके, एकजुट होकर के इस मामले को जिंदा रखता है। क्योंकि भाजपा का और संघ का पूरा उद्देश्य ये रहेगा कि चुनाव आते तक लोग इसको भूल जाएं, कुछ ऐसी बातें खड़ी कर दें जिस तरीके के अखिलेश यादव के खिलाफ ये शुरू किया है। ऐसे ही अभी अब आप देखिएगा थोड़े दिनों में और बातें आएंगी। वो अगर इन विपक्ष उसके ट्रैप में नहीं आया और विपक्ष ने इस मामले को जीवित रखा, तो निश्चित रूप से भाजपा को बहुत बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ेगा। इसका नुकसान भाजपा को होगा, हर तरीके से होगा। क्योंकि अब गांव-गांव में लोग ये बात करने लगे हैं कि भाई गड़बड़ तो है, ये लोगों ने पैसा तो चुराया, राम का पैसा चुराया। और वो राम देख, अयोध्या ऐसी जगह है हरि भाई, वहां अधिकतर मैं बहुत 40, 25, 45 साल से देखता रहा हूं, वहां अधिकतर श्रद्धालु जो जाते हैं बहुत ही निर्धन परिवार से आते हैं। ये बनारस और जगहों की तरह से नहीं है। अब अयोध्या तो 5 स्टार अब बन गया, जब फिल्म स्टार और इंडस्ट्रियलिस्ट, वरना अयोध्या में एज अ ट्रेडिशन जो सबसे गरीब लोग हैं इधर ही, यहाँ उत्तर भारत के लोग जो श्रद्धालु जो राम को मानते हैं वो आते हैं, और उनके पास छोटी छोटी उनकी सेविंग होती है जो वो डाल देते हैं दान पात्र में। औरतों को मैंने देखा है कान की बाली उतार के डाल दिया उसमें, दान धन में डाल दिया। अब सोचिए जिसके पास वही है सब कुछ, पूरा धन वो लुटा दे रहा हो, उसको लोग चंपत हो गए को लेकर के, तो क्या होगा? तो उनके लेकिन भाजपा पूरा भरपूर प्रयास करेगी, आरएसएस भरपूर प्रयास करेगी कि लोगों के दिमाग से इसको निकाल करके कुछ और चीज में दिमाग लगा दें, जिससे भाजपा की दाल अच्छी तरह से गल जाए। जी शरद जी, आज आप हमारे साथ जुड़े और आपने बहुत गहन विषय पर बहुत स्पष्ट बातें करी, उसके लिए हम आपके बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं। और हमारे दर्शकों को भी वहां की असलियत के बारे में आपने इन डेप्थ सब बातें बताई, कितना झूठ का पुलिंदा ये लोग छोड़ते रहते हैं। मुझे नेहरू का वो कथन याद आता है, आरएसएस वाले ये कहे कि हम पूर्व में जा रहे हैं तो पूर्व को छोड़ के आप और दिशाओं में ही उनको ढूंढिए, क्योंकि ये तो उनकी पुरानी आदत है झूठ बोलने की, झूठ के पुलिंदे छोड़ने की। मेरे ख्याल से हरि भाई एक चीज में और आपको याद दिलाऊंगा, जो कल परसों ही ये बात सामने आई है। अटल बिहारी वाजपेयी जी का एक वो है वीडियो, वो आ रहा है। उन्होंने, उनका ये कहना था जो इसमें अप्लाई करता है कि अगर चोर आता है मोहल्ले में और कुत्ता भौंकता नहीं है, तो इसका मतलब वो उसके मिला हुआ है, वो जानता है, पहचानता है। तो यहाँ पे भी वैसी शांति, खामोशी बनी हुई है उन लोगों की जो पहरेदार थे, चौकीदार थे। जी जी जी, ये चौकीदारी चोर है। मेरे ख्याल से ये फिर से ये मसला उठेगा, क्योंकि ये चौकीदारी चोरी करते हैं, बाकी कोई वहां बाहरी का कोई आदमी चोरी कर ही नहीं सकता है। और ये अटल जी ने भी जब यही बात कही, तो आप सोच सकते हैं कि वो वाकई में हिंदूवादी थे, सनातनवादी थे। ये लोग ड्रामेबाज हैं। मगर उन्होंने एक एमपी खरीदा नहीं था अपनी सरकार बचाने के लिए। वो अंतर था, वो स्टेट्समैन थे। ये चुनावजीवी है। बिल्कुल, ये चुनावजीवी है। जी बिल्कुल सर, आप हमारे साथ जुड़े उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और फिर मिलेंगे नए। बहुत बहुत धन्यवाद। बिल्कुल बिल्कुल। नमस्कार। नमस्कार।